मुंबई का सहार एयरपोर्ट। अभी अभी दुबई से मुंबई की फ़्लाइट लैंड हुई और उसमें से सभी पैसेंजर्स बाहर निकले। इन्हीं में से एक पैसेंजर, करीब 30-35 साल का स्मार्ट सा दिखने वाला आदमी, बड़े आत्मविश्वास से चलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम में उसने अपना चेहरा धोया, फिर अपने साथ लाया एक प्रीमियम जैकेट ठीक करने लगा। जैकेट की फिटिंग और स्टाइल ऐसी थी कि हर नज़र उसे देखने पर मजबूर हो जाती। ठीक ऐसी ही जैकेट आप भी मयांट्रा से खरीद सकते हो। मैंने यहाँ जैकेट का लिंक लगा दिया है। तभी वहाँ कचरा उठाने वाला कर्मचारी आया और उसने शीशे में देखा। दोनों की नज़रें शीशे में ही मिली और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा हुआ। इसके बाद उस आदमी ने अपना बैग खोला और उसमें से एक मिठाई का डिब्बा निकाला। वो डिब्बा उसने बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिया। इसके कुछ देर बाद वो सफाई कर्मचारी वहाँ आया और उसने उस कचरे के डब्बे से पलटकर सारा कचरा अपनी पेटी में डाल लिया। यह था दाऊद का स्मगलिंग का नया तरीका। दरअसल सफाई कर्मचारी दाऊद के लिए काम कर रहा था और वो पैसेंजर भी दाऊद के लिए कुरियर का काम कर रहा था। ये सफाई कर्मचारी स्मगलिंग का सामान कचरे के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकाल देते थे, जहाँ से बाहर खड़ी गाड़ी में दाऊद के लोग ये सोना अपने गोडाउन में ले जाते थे। ये उस वक्त स्मगलिंग का नया तरीका था। इससे दाऊद को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। दाऊद इस तरीके से सोना, करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं स्मगल किया करता था। ये वो वक्त था जब पुराने स्मगलर्स समुद्र के रास्ते स्मगलिंग करते थे। दाऊद ने हवाई जहाज़ के द्वारा स्मगलिंग का ये नया तरीका निकाल लिया था। इस वजह से दाऊद अपने काम में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था और ये बात पठान गैंग को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। पैसे की वजह से अब दाऊद का रसूख बहुत बढ़ने लग गया था और उसे अब रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। अब उसने मुंबई के बाहर गुजरात, दमन और रत्नागिरी के कोस्टल एरिया पर भी स्मगलिंग के लिए अपना कब्जा जमा लिया था। 1980 के बाद तो दाऊद का दुबई आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। अब उसका दुबई के शेखों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया था। वहाँ अब उसके बहुत अच्छे लिंक हो गए थे। दाऊद की दौलत बढ़ती जा रही थी। इस वजह से उसकी पकड़ पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार में काफ़ी अच्छी हो गई थी। दाऊद का मुसाफिर खाना अब एक किले की तरह मजबूत हो गया था। अब वहाँ उसके बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स पहरा देते थे। वहाँ के लोग भी उसे बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि दाऊद की वजह से वो भी तो अमीर हो रहे थे। पठान गैंग इस सब से नाखुश था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। दाऊद को तो अब मस्तान का सपोर्ट भी मिल गया था। पठान गैंग का लीडर अब अमीर ज़्यादा था, जो करीम लाला का भतीजा था। वो तो दिन रात दाऊद और उसके भाई साबिर को ठिकाने लगाने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन दाऊद के सुरक्षा इंतज़ामों की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। दाऊद हमेशा बहुत ही सतर्क और डिसिप्लिन रहता था, लेकिन साबिर इतना समझदार और सुलझा हुआ नहीं था। साबिर शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। वो अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था, लेकिन जब एक बार उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने के लिए कोठे का सहारा लिया। मुंबई में कमाठीपुरा इस काम के लिए मशहूर है, लेकिन वो आम लोगों के जाने की जगह है। उन दिनों हाई क्लास अच्छी लड़की के लिए कांग्रेस हाउस एक जगह थी, जहाँ इस तरह की कॉल गर्ल्स मिला करती थीं। साबिर भी कांग्रेस हाउस गया और उसे वहाँ चित्रा नाम की लड़की मिली। चित्रा देखने में एक आम लड़की की तरह थी, लेकिन उसमें अदाएं कमाल की थीं। उसकी इन अदाओं ने साबिर का दिल जीत लिया। नतीजा ये हुआ कि अब हर दूसरी रात साबिर चित्रा के साथ बिताने लगा। आया तो वो अपने जिस्म की भूख मिटाने था, लेकिन वो चित्रा के प्यार में ही पड़ गया। वो चित्रा के साथ वो सब करता जो नॉर्मली एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, यानी साथ में पिक्चर देखना, चौपाटी पर घूमना या फिर 5 स्टार होटल में खाना खाने जाना। चित्रा भी इससे बहुत खुश थी। आज तक किसी ने उसे ऐसे ट्रीट नहीं किया था, इसलिए खुशी से वो तो 7वें आसमान पर रहती थी।
कांग्रेस हाउस में चित्रा की एक दोस्त और भी थी, नंदा। वो भी चित्रा के जैसे वैश्यवृत्ति का काम करती थी। दोनों अच्छी दोस्त थीं, इसलिए चित्रा उससे अपने दिल की हर बात बताती थी। नंदा चित्रा के लिए खुश थी, लेकिन उसे अपने लिए दुख होता था। वो चाहती थी कि उसका भी ऐसे कोई आशिक हो जो उसे घुमाए फिराए और ऐश कराए। ये बात जल्द ही अंडरवर्ल्ड में फैल गई। पठानों को भी इस बात का पता चल गया। उन्होंने चित्रा को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी अब साबिर से प्यार करने लगी थी। इसलिए उसने पठानों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया। चित्रा ने ये बात साबिर को भी बताई थी, लेकिन उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। पठान गैंग की लॉटरी तब लगी जब उनके हाथ में नंदा लगी। अमीरजादा भी कांग्रेस हाउस आता जाता रहता था। उसका तो एक ही मकसद था, अपने जिस्म की भूख को शांत करना। वहाँ उसे चित्रा और नंदा की दोस्ती का पता चला। फिर क्या था, उसने एक चाल चली। उसने नंदा के बारे में सब पता लगाया और उसे अपने प्यार के नाटक में फांस लिया। उसने नंदा के साथ वही सब किया जो साबिर चित्रा के साथ करता था। वो उसे पिक्चर दिखाने ले जाता था, बाहर घुमाने ले जाता था। नंदा को तो जैसे वो सब मिल गया जिसकी वो तलाश में थी। वो तो अमीरजादा के प्यार में जैसे पागल हो गई थी। वहीं दूसरी ओर चित्रा अपनी सहेली नंदा से अब कुछ शेयर करती थी और नंदा प्यार में पड़कर वही सब कुछ अमीरजादा के आगे उगल देती थी। एक रात की बात है, चित्रा अपनी सहेली नंदा के पास आई और खुश होकर बोली कि साबिर उसको आज रात लोनावला लेकर जा रहा है। वो उसके साथ गाड़ी में लोनावला जाएगी। रात को जब अमीरजादा ने नंदा को फ़ोन किया तो उसने ये बात अमीरजादा को बता दी। ये सुनकर अमीरजादा ने हड़बड़ी में फ़ोन काट दिया। अमीरजादा को आज एक बहुत अच्छा मौका दिख रहा था। उसने फ़ोन काटा और इस मिशन के लिए अपने साथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके इन साथियों में से एक था मान्य सुर्वे। मान्य बहुत ही चालाक और शातिर क्रिमिनल था। उसे जासूसी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। रास्ते में जाते हुए साबिर को अपनी कार के रियर मिरर में एक एम्बेसडर कार दिखी जो पूरी तरह फूलों से सजी हुई थी। साबिर को लगा कि कोई नया शादीशुदा जोड़ा इस गाड़ी में घूमने निकला है। कुछ दूर जाने के बाद साबिर को एहसास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो उसने गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ ली। वो फूलों से सजी गाड़ी भी पेट्रोल पंप के अंदर चली आई। साबिर ने जब उस गाड़ी को ध्यान से देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। गाड़ी से अमीरजादा अपने कुछ साथियों के साथ उतर रहा था। इनमें मान्य सुर्वे भी था। सभी के हाथों में गन थी। साबिर ने फौरन चित्रा को गाड़ी से बाहर धक्का देकर उतारा और ग्लोव्स कंपार्टमेंट से अपनी गन निकालने लगा, लेकिन उसे इतना मौका नहीं मिला। अमीरजादा ने अपने साथियों के साथ साबिर पर गोलियों की बौछार कर दी। साबिर को 9 गोलियां लगीं और उसकी मौत हो गई। दाऊद साबिर सिंडिकेट में से अब साबिर की मौत हो गई थी और दाऊद अकेला रह गया था। इस हादसे ने पूरी डोंगरी को हिला कर रख दिया था और सब लोग यही सोच रहे थे कि दाऊद अब क्या करेगा और अपने भाई की हत्या का बदला कैसे लेगा। वो कहानी में लेकर आऊँगी जल्द ही अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। मिलूँगी आपसे जल्द नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।